नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की जलवायु। जो भारत है हमारा देश, जो हाल ही में जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पछाड़कर प्रथम स्थान पर आया है। पहले जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान था, वर्तमान में पहला स्थान है भारत की जलवायु। दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। इस कर्क रेखा से ऊपर का भारत जो है, कर्क रेखा जो कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। और कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब आता है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा या लंबवत चमकता है, जबकि 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर होता है और 21 मार्च और 23 सितंबर को ये कहें कि ये भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा से 23.5 उत्तर यानी कर्क रेखा, यहाँ तक कौन सा कटिबंध बनता है, तो ये कहें कि कर्क रेखा से दक्षिण का ये जितना भी हमारा भारत है, ये कौन से कटिबंध के अंतर्गत आएगा, तो दक्षिणी भारत कौन से कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत है। जबकि उत्तरी भारत की हम लोग बात करते हैं, इस रेखा से ऊपर का भारत, तो ये कौन से कटिबंध के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत है। अर्थात कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। इस रेखा से ऊपर का शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि इससे नीचे का भारत जो है ये कहें कि ये उष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत की जलवायु की हम बात करें तो कोपेन ने भारत की जलवायु क्या बताई है, कोपेन ने भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी मानी है। कोपेन ने भारत की जलवायु कैसी बताई है, तो हमारा उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मानी है कोपेन ने। दोस्तों, कुछ विशेष बातें आ जाती है, जैसे मानसून, पहला वर्ड होता है मानसून। मानसून क्या है, तो दोस्तों ये जो मानसून जो शब्द है, ये अरबी भाषा के, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है। मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के किससे बना है, मौसम से बना है। और मौसम का अर्थ अगर हम लेते हैं तो इसका अर्थ होता है हवाओं के, या ये कहें कि हवाओं के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन। हवाओं के अनुसार ऋतुओं में क्या होना, परिवर्तन होना। या ये कह सकते हैं कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है और मौसम का अर्थ होता है हवाओं के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन। तो दोस्तों, ये कहें कि जो किसी स्थान का जो अल्पकालीन जो अध्ययन होता है, ताप दाब, इनका जो अल्पकालीन जो अध्ययन होता है, ये अल्पकालीन अध्ययन कहलाता है मौसम। किसी स्थान का ताप दाब का, अगर आर्द्रता वगैरह अगर हम लोग अल्पकालीन अध्ययन की बात करते हैं तो वो मौसम कहलाता है। लेकिन अगर किसी स्थान का हम लोग 3 से 4 माह का अध्ययन किया जाता है, 3 से 4 माह के जो अध्ययन किया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं ऋतु। लेकिन किसी स्थान का लंबे समय का, या कहें कि दीर्घकालीन, किसी स्थान का दीर्घकालीन जो मौसमी जो दशाएं हैं, दीर्घकालीन मौसमी जो दशाएं हैं, इन मौसमी दशाओं का जो एवरेज है यानी जो औसत है, उसी को क्या कहा जाता है, जलवायु। अर्थात मौसम एक दिन में, एक सप्ताह में कई बार बदल सकता है, लेकिन बात करें ऋतु 3 से 4 माह में बदल जाती है। जबकि जलवायु को बदलने में सामान्यतः 35 वर्ष से अधिक का समय लगता है। अर्थात जलवायु बदलने में 35 वर्ष से अधिक समय लगता है, जबकि ऋतु 3 से 4 माह में बदल जाती है। और बात करें मौसम, ये एक दिन में, एक सप्ताह में कई बार बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग ये कहें
कि किसी स्थान का अल्पकालीन जो अध्ययन है वो मौसम है, 3 से 4 माह का है वो ऋतु है, और अगर हम लोग उसके दीर्घकालीन अध्ययन की बात करते हैं तब हम उसको जलवायु के अंतर्गत मानते हैं। भारत की जलवायु कोपेन ने उष्णकटिबंधीय मानसूनी बताई है। दोस्तों, मानसून का जो सबसे पहले जो अध्ययन किया था, ये कहें कि मानसून का सबसे पहले अध्ययन किया था अरबी यात्री अल मसूद ने। अल मसूद जो अरबी यात्री था, इनके द्वारा मानसून का सबसे पहले अध्ययन किया गया। फिर बात करें दोस्तों कि ये जो भारतीय मानसून है, इस भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ मानसून को वर्षा का ही पर्यायवाची माना जाता है। अर्थात ये कहें कि भारत में वर्षा तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण मानसूनी रूप में हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो दोस्तों, अगर हम लोग जलवायु को आधार मानते हैं और जलवायु को आधार मानकर भारत में 4 ऋतुएं मानी गई हैं। जलवायु को आधार मान करके कितनी ऋतुएं मानी गई हैं? 4 ऋतुएं मानी गई हैं। अगर हम लोग इन 4 ऋतुओं की बात करते हैं तो पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। पहली ऋतु ग्रीष्म ऋतु को माना गया है, और ग्रीष्म ऋतु का जो समय दिया है ये है मध्य मार्च से और ये चलेगी मध्य जून तक। मध्य मार्च से मध्य जून का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु का माना जाता है। इसके बाद में दूसरी आती है, इसके बाद वर्षा ऋतु। और दोस्तों, वर्षा ऋतु का जो समय है ये मध्य जून से और ये आ जाएगा मध्य सितंबर। मध्य जून से मध्य सितंबर का जो समय है वो कौन सी ऋतु का है? वर्षा ऋतु का है। इसके बाद में तीसरी जो पार्ट माना है वो है शरद ऋतु। और दोस्तों, शरद ऋतु जो है, इस शरद ऋतु का जो समय है ये माना है मध्य सितंबर से और ये चलेगी मध्य दिसंबर। मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक का जो समय है वो शरद ऋतु का है। इसके अलावा चौथी जो ऋतु मानी गई है वो है शीत ऋतु। चौथी ऋतु शीत ऋतु, और शीत ऋतु का समय क्या हो जाएगा? ये वापस आ जाएगा मध्य दिसंबर से और आगे मध्य मार्च, वापस वहीं पर आ जाता है। फिर मध्य मार्च से मध्य जून तक कौन सी आ जाएगी? ग्रीष्म ऋतु। तो भारत में जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुएं मानी गई है? तो 4। पहली ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा ऋतु, तीसरी शरद ऋतु और चौथी है शीत ऋतु। फिर बात करें दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। इस ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो है मध्य मार्च से मध्य जून। वर्षा ऋतु, इसका समय है मध्य जून से मध्य सितंबर। फिर है शरद ऋतु, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर। फिर है शीत ऋतु, ये मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक का समय माना जाता है। अगर हम लोग वर्षा की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 10% होता है। बात करें वर्षा ऋतु में तो कुल वर्षा का लगभग 74% होता है। फिर बात करें शरद ऋतु में तो कुल वर्षा का शरद ऋतु के अंतर्गत लगभग 13% होता है। और शेष बात करें तो लगभग ये कहें कि 2 से 3% का जो रूप बनता है, 2 से 3% के आसपास जो वर्षा होती है ये कौन से ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में 10% वर्षा लगभग ग्रीष्म ऋतु में होती है, सर्वाधिक वर्षा ऋतु में होती है। इसके बाद में बात करें तो शरद ऋतु में यानी लौटता हुआ मानसून लगभग 13%, और शीत ऋतु यानी ये कहे कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु के अंतर्गत होती है। दोस्तों, भारत में मानसून के कारण वर्षा लगभग 88% के आसपास मानी जाती है। तो जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुएं मानी है? 4। अब हम सबसे पहले जिस ऋतु की बात करेंगे वो है ग्रीष्म ऋतु। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस ऋतु की बात करेंगे वो है ग्रीष्म ऋतु। तो सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसके अंतर्गत क्या क्या विशेष बातें होती हैं, इसका वर्षा से क्या संबंध है, इसके ऊपर अब हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में कौन सा सागरीय क्षेत्र पड़ता है? तो अरब सागर। अर्थात ये कहे कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी और ये कहे कि
पश्चिम की ओर अरब सागर है और दक्षिण में भारत के क्या है तो हिंद महासागर है। इधर है बंगाल की खाड़ी। ये जो बंगाल की खाड़ी है ये पूर्व की तरफ है दोस्तों, इसीलिए यहाँ से चलने वाली इधर की हवाओं को नाम ही पूर्वाई देते हैं। फिर बात करें पश्चिम की ओर कौन सा सागरीय क्षेत्र है, तो पश्चिम की ओर क्या है, अरब सागर है। अब हम लोग बात करते हैं कि कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, लेकिन इस रेखा से नीचे का भारत उष्ण कटिबंध में है और ऊपर का भारत है वो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में है। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जब सूर्य, सबसे पहले बात करें सूर्य 22 दिसंबर को, सूर्य 22 दिसंबर को कौन सी रेखा पर लंबवत या सीधा चमकता है, तो ये हो जाएगी आपकी मकर रेखा। इसके बाद में सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होता है और उत्तरायण चलता है ये 0 डिग्री, 0 डिग्री इसको इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पर ये कहे कि लंबवत या सीधा कब चमकेगा, तो इस रेखा पर दो बार आएगा, एक तो 21 मार्च को और एक होगा 23 सितंबर को। तो जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, इसके बाद ये उत्तरायण होना शुरू होता है। जब ये भूमध्य रेखा पर पहुंचता है तो दोनों गोलार्धों को बराबर तापमान मिलता है और इसी भूमध्य रेखा पर दिन और रात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद में सूर्य इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चलता है, तब ये 21 जून को, कौन सी डेट है दोस्तों, कर्क रेखा पर पहुंचता है। 21 जून को कर्क रेखा पर ये सूर्य लंबवत या सीधा चमकता है। इस कारण होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध को तापमान ज्यादा मिलता है और यही रेखा भारत के लगभग कहां से गुजर रही है, मध्य से। तो ये कहें कि उत्तरी गोलार्ध को तापमान ज्यादा मिलेगा, अगर इधर तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा, कम। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप में 3 जगह ऐसी हैं जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि वो मानसून को अट्रैक्ट करती है, मतलब आकर्षित करती है। अब ये 3 जगह कौन कौन है, तो एक तो पाकिस्तान का पेशावर यानी बलूचिस्तान पेशावर वाला एरिया, एक दुनिया की छत जिसको नाम दिया जाता है, बोलते हैं पामीर का पठार, पामीर का पठार, और एक अरावली का पश्चिमी क्षेत्र बोले तो ये कहें कि थार का मरुस्थल। तो ये थार का मरुस्थल पाकिस्तान का पेशावर और दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ वर्ल्ड पामीर का पठार, ये एशिया महाद्वीप में बहुत जल्दी गर्म होने वाली जगह है। ये जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो यह तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ का वायुदाब क्या बन जाता है, निम्न या कम वायुदाब होता है। जबकि दक्षिण में यानी दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत कंडीशन बनती है, इस कारण वहाँ तापमान कम बनता है और वायुदाब ज़्यादा बनता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब को फॉलो करती है, इसलिए ये हवाएं उत्तर की ओर चलती हैं और ये हवाएं जब वर्षा करती हैं इस ऋतु में, अर्थात इस ग्रीष्म ऋतु में जब ये हवाएं चलती हैं और इसके कारण जो वर्षा होती है, इस वर्षा को संपूर्ण भारत में एक विशेष नाम दिया जाता है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है प्री मानसून या पूर्व मानसून की वर्षा। प्री मानसून या पूर्व मानसून की वर्षा के नाम से जानते हैं इसे, और ये माना जाता है ये कुल वर्षा का 10% होता है। बात करें दोस्तों कि ये जो प्री मानसून है, ये जो वर्षा होती है भारत में, इसे कई जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में धोंगड़ा कहा जाता है। दोस्तों धोकड़ा मत कर देना, नहीं एक प्रकार का वृक्ष बन जाएगा। ये प्री मानसून या पूर्व मानसून की वर्षा है जो राजस्थान में धोंगड़ा कहलाती है। फिर बात करें दोस्तों कि जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत लैंग्वेज बदल सकता है, मालाबार तट पर, दक्षिणी भारत में मालाबार तट पर, या ये भी बोल सकता है केरल में इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे आम्र वर्षा या इसे ही बोलते हैं आम की बौछार, इसे बोलते हैं मैंगो शॉवर, क्योंकि ये यहाँ मालाबार तट पर केरल के अंतर्गत यहाँ पर आम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर इसे नाम ही क्या दिया है,
आम्र वर्षा या मैंगो सोर। दक्षिणी भारत मालाबार तट केरल में आम के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण क्या कहलाई? आम्र वर्षा। दोस्तों इसी के पास में जो कर्नाटक है, कर्नाटक भारत में सर्वाधिक कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है और इस समय कहवा के फूल खिलते हैं, इसलिए इसका एक और नाम रखा है। कर्नाटक में इस वर्षा को क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम, या इसी का दूसरा नाम है कहवा की वर्षा। कर्नाटक में क्या कहा इसे? कहवा की वर्षा। फिर बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल में इस ग्रीष्म ऋतु में होने वाली ये जो चक्रवातीय वर्षा होती है इसको बोलते हैं काल वैसाखी। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत क्या नाम दिया है? काल वैसाखी। इसके अलावा बात करें दोस्तों सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला असोम, और असोम के अंतर्गत इस वर्षा को कहा जाता है चाय के बागानों की वर्षा। असोम में क्या नाम दिया है? चाय के बागानों की वर्षा। इसके अलावा बात करें दोस्तों शेष उत्तरी पूर्वी भारत के, तो उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत इसको नाम दिया गया है नॉर्वेस्टर्न। तो ये प्री मानसून या पूर्व मानसून की वर्षा है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु जिसका समय मध्य मार्च से मध्य जून तक है। इस ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो कुल वर्षा का 10% होती है। इस वर्षा को प्री मानसून या पूर्व मानसून के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्षेत्रीय नाम इनके अलग हैं। जैसे राजस्थान में इसे धोंगड़ा कहते हैं, केरल में या दक्षिणी भारत में या मालाबार तट पर इसे आम्र वर्षा या मैंगो सोर या आम की बौछार कहते हैं। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम या कहवा की वर्षा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, असोम के अंतर्गत चाय के बागानों की वर्षा, उत्तरी पूर्वी भारत में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसी ऋतु के अंतर्गत ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला एरिया है, इस पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया से एक गर्म स्वभाव की हवा उत्पन्न होती है जिसका नाम है लू। तो लू कहाँ से चलती है? लू चलती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। लू क्या है? लू गर्म हवा है। लू स्वभाव से कैसी हवा है? गर्म है। कहाँ से चलती है? बलूचिस्तान से। कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। और लू के कारण उत्तरी भारत का तापमान और अधिक बढ़ जाता है, और जब तापमान बढ़ता है तो स्वाभाविक वायुदाब कम होता है। तो लू की जो सर्वाधिक जो गति होती है ये दिल्ली से बिहार के बीच में सर्वाधिक मानी जाती है। फिर बात करें दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु के बाद में अगली ऋतु है वो है वर्षा ऋतु, अर्थात हम सेकंड ऋतु की बात करते हैं हम वर्षा ऋतु, क्योंकि हमने पहले ऋतु पढ़ी है ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु का समय माना है मध्य मार्च से मध्य जून का। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु। दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कौन से ऋतु में होती है? तो याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक वर्षा ऋतु में ही होती है, जो कुल वर्षा का लगभग 74% के करीबन होती है। इधर बात करें बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? अरब सागर। और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो हवाएं हैं इनको क्या नाम दिया है? पूर्वाई। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं को क्या कहा है? पूर्वाई। अरब सागरीय हवाओं में 35% आर्द्रता होती है। बात करें इनमें 65% आर्द्रता होती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं में 35% आर्द्रता ही होती है। अर्थात अरब सागरीय हवाओं में आर्द्रता 65%, बंगाल की खाड़ी की हवाओं में 35% आर्द्रता होती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में या राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो ऋतु पूछे तो वर्षा ऋतु में होती है। और कौन सी शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो वर्षा होती है, यानी ये कहें कि ये भारत में भी सर्वाधिक होती है और राजस्थान में भी सर्वाधिक होती है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो अरब सागरीय जो हवाएं हैं या अरब सागरीय मानसूनी हवाएं हैं, ये इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला को पार करने के चक्कर में अपनी आर्द्रता को इसके कहें कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र पर ज़्यादा वर्षा करती हैं और उतरती हैं तो ये शुष्क हो जाती हैं। इसी कारण से इनमें आर्द्रता ज़्यादा होने के बावजूद भी भारत में ज़्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी की हवाओं से ही होती है। तो वर्षा ऋतु में कुल वर्षा का 74% होता है। जिस शाखा से ज़्यादा वर्षा होती है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। और वर्षा ऋतु को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो हम इसे 2 भागों में बांट देंगे। नंबर 1 अरब सागरीय शाखा,
या आप बोल सकते हैं अरब सागरीय मानसूनी हवाएं, और दूसरी हो जाएगी वो क्या बताएंगे, बंगाल की खाड़ी की शाखा या बंगाल की खाड़ी की हवाएं। तो वर्षा ऋतु को कितने भागों में बांटा है, दो, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसका कारण दोस्तों भारत की प्रायद्वीपीय आकार है, अर्थात जब ये हवाएं हिंद महासागर से क्रॉस करती हैं और यहाँ से टकराती हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। इधर ये बन जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा और इधर बन जाती है ये अरब सागरीय शाखा। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अरब सागरीय शाखा की। भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश कौन सी शाखा का होता है, अरब सागरीय शाखा का ही होता है दोस्तों। और याद रखना है ये जो अरब सागरीय जो शाखा है, इससे जो मानसून का जो प्रवेश है वो कौन से राज्य से माना जाता है, तो भारत में मानसून का जो प्रवेश, मानसून का प्रवेश की अगर हम लोग बात करें तो मानसून का प्रवेश का राज्य कौन हो जाएगा, केरल राज्य। और अगर मान लो उसने पूछ लिया है तट कौन सा, तो हमारा उत्तर होगा मालाबार तट से। और कौन सी शाखा, अरब सागरीय शाखा। और कितना जून, 1 जून को या जून के प्रथम सप्ताह को, 1 जून या जून के प्रथम सप्ताह को मालाबार तट से केरल राज्य के भारत में मानसून का प्रवेश होता है। और जिस शाखा का होता है वो है अरब सागरीय शाखा। दोस्तों अरब सागर से मानसून 3 चरणों में उठता है। बात करें अरब सागर से चलने वाले मानसून की प्रथम चरण की वर्षा, तो ये जो प्रथम चरण की जो वर्षा है ये यहाँ केरल के मालाबार तट पर होती है। अरब सागर से 3 चरणों में मानसून उठता है। प्रथम चरण की वर्षा केरल के मालाबार तट पर होती है। और याद रखिए इस वर्षा को काल वर्षा, काल वर्षा के नाम से या इसे ही यहाँ पर मानसून का विस्फोट, मानसून का विस्फोट के नाम से जाना जाता है। अर्थात मालाबार तट पर जो प्रथम चरण से वर्षा होती है ये लगभग 600 सेमी से भी अधिक होती है, 600 सेमी से भी अधिक होती है। तो घनघोर या बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा होने के कारण इसे मानसून का विस्फोट या काल वर्षा के रूप में यहाँ जाना जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों अरब सागरीय हवाओं या मानसून जो द्वितीय चरण में उठता है, ये द्वितीय चरण की हवाएं नर्मदा और ताप्ती, इन नर्मदा और ताप्ती नदियों के ऊपरी भाग से गुजर जाती हैं और आगे चल करके फिर ये गंगा के मैदान के अंतर्गत क्या करती है, वर्षा करती है। फिर बात करें दोस्तों तीसरे चरण की हवाएं अरावली पर्वतमाला के क्या निकल जाती है, समांतर। तीसरे चरण में उठने वाली हवाएं अरावली के क्या निकल जाती है, समांतर निकल जाती हैं। और इसी कारण से राजस्थान में वर्षा कम होती है। क्या कारण है कि राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, तो अरावली की जो स्थिति है ये कुछ मानसून की हवाओं के समांतर है। अगर ये मानसूनी हवाओं के बीच में अवरोध बनता तो शायद राजस्थान में वर्षा ज़्यादा होती। लेकिन अगर बात करें कि वर्तमान में तो ये मानसूनी हवाओं के समांतर है, तो हम कह सकते हैं अरब सागर से मानसून 3 चरणों में उठा। प्रथम चरण की वर्षा केरल के मालाबार तट पर हुई, द्वितीय चरण की हवाएं नर्मदा ताप्ती नदी के ऊपरी भाग से चली गई और गंगा के मैदान में वर्षा करेंगी। और चौथे चरण, ये तीसरे चरण की जो हवाएं हैं ये अरावली पर्वतमाला के समांतर निकल जाती हैं, जिसके कारण से राजस्थान में वर्षा कम होती है। इधर अगर अब बात करें हम लोग दोस्तों बंगाल की खाड़ी की हवाएं, तो बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ हमने पढ़ा है गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय के अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से ये हवाएं टकराती हैं और टकरा करके ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। ये एक भाग इसका उत्तरी पूर्वी भारत की ओर जाता है और यहाँ पर ये कीपाकार या कीपनुमा पहाड़ियों में चली जाती है ये हवाएं। और इसी कारण से ये हवाएं सर्वाधिक वर्षा करती हैं मेघालय में चेरापूंजी के पास जो जगह है मासिनराम गांव,
मासिन राम में 1141 सेमी, ये दुनिया में सर्वाधिक वर्षा की स्थान की बात कर रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा भारत में मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास मासिन राम गांव में होती है। कितनी होती है? 1141 सेमी। और दोस्तों याद रखिए, विश्व में सबसे कम वर्षा के लिए जिस जगह को जाना जाता है अर्थात सबसे शुष्कतम, वो है अरेबिका। अरेबिका जो अटाकामा मरुस्थल के अंतर्गत है चिली में, यहाँ लगभग 150 वर्षों से बरसात ही नहीं हुई है, इसलिए नाइट्रेट का भंडार बन गया है अटाकामा मरुस्थल, जो सबसे शुष्क है और यहाँ ये सबसे कम वर्षा के लिए जाना जाता है। जबकि मासिन राम ये सर्वाधिक आर्द्रता वाली जगह बोल सकते हैं इसको, या सबसे ज्यादा वर्षा के लिए जाना जाता है। और ये कहें कि ये कहाँ पर है, तो ये मेघालय के अंतर्गत है। दोस्तों जो पश्चिम की ओर जो हवाएं आती हैं, अब यहाँ पर कोई सागरीय क्षेत्र जलीय क्षेत्र नहीं है, तो लगातार ये स्थल भाग से गुजरेंगी और स्थल भाग से गुजरने के कारण अपनी नमी में कमी करेंगी, यानी आर्द्रता को लॉस्ट करती जाएंगी और राजस्थान पहुंचते पहुंचते ये हवाएं शुष्क हो जाएंगी। इसी कारण से राजस्थान में फिर वर्षा कम होगी। तो दोस्तों ये कहें कि बंगाल की खाड़ी की हवाओं से भारत के अंतर्गत और राजस्थान के अंतर्गत ये सबसे ज्यादा क्या होती है, तो वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी ऋतु की, और तीसरी ऋतु को हमने नाम दिया था शरद ऋतु। शरद ऋतु दोस्तों, शरद ऋतु का समय बताया था आपको मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर। अब हम बात किए हैं शरद ऋतु की। तो दोस्तों भारत में मानसून का प्रवेश कहाँ से हुआ, तो प्रवेश हुआ केरल राज्य के मालाबार तट से। अगर बात करें राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश की तिथि क्या है, तो 15 जून और भारत में 1 जून या जून का प्रथम सप्ताह है। लेकिन दोस्तों 15 जुलाई तक याद रखिएगा, 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है। 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में मानसून का प्रवेश हो जाता है। और फिर याद रखिए भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र से 1 सितंबर को मानसून वापस लौटता है। और जब ये मानसून वापस लौटता है तो इसे एक विशेष नाम दिया जाता है, अर्थात इस ऋतु में जो घटना घटती है, मानसून वापस लौटता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मानसून का प्रत्यावर्तन काल। मानसून का प्रत्यावर्तन काल। तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल क्या है, तो ये कहें कि 1 सितंबर माना जाता है और ये भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र है। जब ये हवाएं वापस लौटती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी से क्या धारण करती हैं, आर्द्रता या नमी धारण करती है बंगाल की खाड़ी से, और इसी कारण से कुछ भाग आंध्र प्रदेश का और ज्यादा भाग तमिलनाडु का, अर्थात ये कहे कि इस क्षेत्र में इन लौटती हुई हवाओं से क्या होती है, वर्षा होती है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर बात करें कौन से राज्य में, तमिलनाडु राज्य में लौटती हुई हवाएं कहाँ वर्षा करती है, तमिलनाडु में। कौन से तट पर, कई बार है लैंग्वेज बदल देता है, तो याद रखना कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर या तमिलनाडु के अंतर्गत लौटती हुई मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा होती है। और जब मानसून वापस लौटता है, जिसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं, 1 सितंबर को मानसून वापस लौटता है और 1 दिसंबर को दक्षिणी भारत से यानी केरल तमिलनाडु से मानसून की क्या मानी जाती है, समाप्ति। जहां मानसून सबसे पहले पहुंचा वहां सबसे लंबे समय रहा, लेकिन जहां देरी से पहुंचा वहां जल्दी लौट आया। तो मानसून प्रवेश की तिथि 1 जून या जून का प्रथम सप्ताह, और वापस लौटने की तिथि 1 सितंबर या 1 सितंबर से 15 सितंबर भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र, और समाप्ति की तिथि 1 दिसंबर। और बात करें राजस्थान में प्रवेश की तिथि, तो ये आ जाएगा 15 जून। तो दोस्तों मानसून के यानी ये कहे कि मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल होता है और इससे जो वर्षा होती है, तो इस ऋतु में यानी शरद ऋतु में कुल वर्षा का लगभग 13% होता है। तो कुल वर्षा का लगभग 13% कौन सी ऋतु में होता है, शरद ऋतु में। अब बच गई दोस्तों आपकी लास्ट, वो बच गई आपकी शीत ऋतु। और शीत ऋतु की बात करें हम लोग, शीत ऋतु का समय ये मध्य दिसंबर से, और बताया था आपको मध्य दिसंबर से मध्य मार्च। शीत ऋतु
का समय माना जाता है। तो दोस्तों शीत ऋतु में कुल वर्षा का लगभग 2% के आसपास होता है। और इस ऋतु में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? उसका कारण है भूमध्य सागरीय चक्रवात। भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। इन्हें दूसरा नाम भी दिया जाता है, इन्हें ये भारत के पश्चिम से संबंध रखता है, इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। तो शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है, ये वर्षा भारत का जो राज्य पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तरी गुजरात है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश वगैरह है, ये क्षेत्र इस ऋतु में क्या प्राप्त करता है? वर्षा प्राप्त करता है। और भारत में शीत ऋतु की वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? मावठ। तो याद रखना, मावठ का संबंध कौन से ऋतु से है? तो मावठ का संबंध है वो है शीत ऋतु से। मिलता जुलता है मावठा। तो मावठा आमेर के महलों के पास में स्थित एक झील है। और एक वर्ड और है रावठा। जो मुकुंदरा हिल्स है, वो मुकुंदरा हिल्स के अंतर्गत महलों के नाम मिलते हैं रावठा। तो दोस्तों शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण जो वर्षा होती है उसे भारत में क्या बोला है? मावठ। ये जो मावठ जो होती है ये रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो मावठ होती है इस ऋतु में, ये रबी फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मावठ को कुछ कहा जाता है, इन्हें सुनहरी बूंदे, इन्हें सुनहरी बूंदे या इन्हीं को बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। किसको? मावठ को, यानी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को। ये रबी की फसल के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है या सुनहरी बूंदों के नाम से जाना जाता है। इसी शीत ऋतु के अंतर्गत जो रूस का जो ऊपरी पार्ट है, मतलब ये कहें कि ठंडे वाला एरिया, साइबेरिया, अर्थात शीत ऋतु में एशियाई रूस साइबेरिया से एक विशेष हवा चलती है जिसको बोलते हैं शीत लहर। और शीत लहर कैसी है? ठंडी है। जैसे लू कौन से में चली थी? ग्रीष्म ऋतु में। लू कैसी है? गर्म है। और लू के कारण तापमान बढ़ा है। लेकिन शीत लहर ठंडी है जो साइबेरिया क्षेत्र से चली है, जबकि लू बलूचिस्तान क्षेत्र से चली थी। इसके कारण तापमान घटता है। दोस्तों अगर हिमालय ना होता तो ये शीत लहर सीधी पूरे उत्तरी भारत को जमा देती। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि समुद्री क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जलवायु पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उत्तरी भारत जम जाता। इसलिए हिमालय ये शीत लहरों से भी क्या करता है? रक्षा करता है। तो दोस्तों ये थी शीत ऋतु। तो दोस्तों इसके अलावा याद रखिए जो जलवायु को प्रभावित करने में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अल नीनो। नाम सुना होगा अल नीनो। और एक है ला नीनो। अल नीनो और ला नीनो ये धाराओं के रूप में जानी जाती हैं। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक यीशु, बालक यीशु। और ये कहें कि जो अल नीनो है इसका संबंध और ला नीनो इनका संबंध कौन से महासागर से है? तो याद रखिएगा इनका संबंध प्रशांत महासागर से है। दोस्तों अल नीनो के कारण जो आपका जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तट पर प्रकट होती है ये गर्म जलधारा। और ये पेरू के तट पर प्रकट होती है। पेरू देश है यहाँ पेरू। और ये कहें कि ये 25 दिसंबर को प्रकट होती है। और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? क्रिसमस डे। इसलिए इस अल नीनो को क्रिसमस की धारा भी बोलते हैं। क्रिसमस की धारा के रूप में भी इसे जाना जाता है। और ये कब प्रकट होती है? 25 दिसंबर को। सामान्यतः 6 से 10 वर्ष में एक बार प्रकट होती है। दोस्तों अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ला नीनो का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अल नीनो ला नीनो का संबंध कौन से महासागर से है? तो ये प्रशांत महासागर से है। दोस्तों भारत में मानसूनी वर्षा होती है क्योंकि मानसूनी वर्षा की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे वर्षा में अनिश्चितता, वर्षा हो तो हो अथवा नहीं हो। फिर बात करें गैव या अंतराल की, यानी खंड वृष्टि, यानी
रुक रुक के बारिश होना या स्थान छोड़ छोड़ के वर्षा का करना, ये खंड वृष्टि कहलाता है। इसके अलावा अनावृष्टि, लंबे समय तक नहीं होना, अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा हो जाना, अनिश्चितता, अनियमितता, तो बहुत सारी जो बातें हैं ये भारत के अंतर्गत हम देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वर्षा मानसून के रूप में होती है, इसलिए हम वर्षा का पर्याय मानसून से ही लेते हैं। दोस्तों, भारत में जो 200 सेमी से अधिक वर्षा वाली जो जगह है वो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत में 200 सेमी से अधिक वर्षा की महत्वपूर्ण जगह है। ये जो आपका पश्चिमी घाट है, पर्वत घाट, यानी पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है, इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला का ये जो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र है, इस पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत है, ये 200 सेमी से ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट नंबर 2, भारत में जो अंडमान और जो निकोबार क्षेत्र है, यहाँ भी 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा हिमालय का तराई प्रदेश और हिमालय के तराई प्रदेश के अंतर्गत भी 200 सेमी से ज्यादा वर्षा होती है। और इसके अलावा शेष उत्तरी पूर्वी ये जो भारत का जो ये क्षेत्र है, इसमें भी 200 सेमी से ज्यादा वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी भारत, हिमालय का तराई प्रदेश, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट का पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र, ये 200 सेमी से ज्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन भारत में सर्वाधिक अगर हम लोग बात करें कि वर्षा का जो स्थान है वो कौन सा है, तो मासिनराम जो मेघालय में बताया है। लेकिन सबसे कम वर्षा के लिए कौन सा जगह जाना जाता है, तो लेह लद्दाख। लेह लद्दाख क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है भारत में, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू जगह पर होती है और सबसे कम वर्षा जैसलमेर में सम नामक जगह पर होती है। लेकिन भारत में लेह लद्दाख क्षेत्र में कम वर्षा होती है। दोस्तों, ये जो कहे कि हिमालय, थार का मरुस्थल, ये भारतीय जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और जलवायु से संबंधित और अन्य बातों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग में। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।